हेलो दोस्तों, जोहार। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ झारखंड का मौसम कैसा है, जलवायु कैसे है और यहाँ का मिट्टी किस प्रकार का है, उसमें सिंचाई किस तरह होती है, वो सब बारे में। सबसे पहले मौसम के बारे में। मौसम का मतलब होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में जो डेली चेंजेस होते हैं, वेदर का जो डेली चेंजेस दिखाई देता है, सुबह से शाम तक एक जैसा माहौल नहीं रहता है, जो डेली चेंजेस होती है वेदर का, उसी को मौसम कहते हैं। अगर जलवायु की बात करते हैं, यही मौसम का अगर हम कंटिन्यूसली लगभग 30 सालों तक अगर ऑब्जर्व करते हैं किसी विशेष क्षेत्र में, तो वहाँ के हमको जलवायु मतलब वहाँ का क्लाइमेट का पता चल जाए कि वहाँ के क्लाइमेट कैसा रहता है, किस समय में ज़्यादा गर्मी होगी, किस समय में ज़्यादा बरसात होगी, किस में ज़्यादा ठंडा लगेगी, वो क्लाइमेट के बारे में पता चल जाएगा। वहाँ का ह्यूमिडिटी भी किस प्रकार का है। तो अब मैं इसी में बात करूँ कि मौसम को, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने जलवायु के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। क्योंकि झारखंड जो पठारी क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी भाग है, और यह जो पठारी क्षेत्र है या त्रिधरातलीय पठार के रूप में पाट पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा पठार के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इन सभी पठारों का जो एवरेज जो ऊंचाई है वो 760 मीटर है। लेकिन इसी में से सबसे एक ऊंचा पठार है, पहाड़ी क्षेत्र है पारसनाथ, जो गिरिडीह जिले में है, जो लगभग 1365 मीटर उसका ऊंचाई है। अब मैं ग्रीष्म ऋतु की बात करता हूँ तो ग्रीष्म ऋतु जो स्टार्ट होता है वो मार्च से मई जून तक रहता है, ठीक है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो औसतन लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक। और यहाँ हाई तापमान मतलब सूरज का ज़्यादा तापमान होने के कारण यहाँ दिन का जो लंबाई वो बढ़ता है और सूर्यताप भी वो बढ़ने लगता है। और बढ़ते तापमान के कारण पठार का उत्तरी पूर्वी भाग में लो प्रेशर होने लगता है, और इस कारण से जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, वो कम होने लगती है। और अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा गर्मी किस क्षेत्र में होती है तो वो जमशेदपुर में होती है, और अगर सबसे कम कहाँ होती है गर्मी क्षेत्र तो वो हजारीबाग में होती है। अब मैं अगर वर्षा ऋतु की बात करूँ तो ये, क्योंकि झारखंड में जो है वो मानसून 10 जून से स्टार्ट हो जाती है। 10 जून से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो वर्षा काल है वो जून से लेकर अक्टूबर तक रहती है, और इस समय सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन प्रारंभ में तो थोड़ा ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहता ही है, लेकिन वर्षा बढ़ने के साथ ही मौसम में परिवर्तन होने लगता है और क्षेत्रों में हमें विषमताएं नज़र आने लगती हैं। और यहाँ ऊंचे क्षेत्रों में कभी कभी क्या होता है, अधिक वर्षा भी होती है, और वर्षा का जो मात्रा है वो दक्षिण से उत्तर और पूर्वी से पश्चिम की ओर कम होने जाती है। मतलब दक्षिण से उत्तर बहती है और पूर्व से पश्चिम की ओर कम हो जाती है। सबसे अधिक वाला अगर मैं बात करूँ कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है तो वो नेतरहाट का पठारी क्षेत्र में होती है, और सबसे कम कहाँ होती है तो चाईबासा का मैदानी क्षेत्र जो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। अगर मैं एवरेज बात करूँ कि कितना वर्षा होती है तो 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और वर्षा का मुख्य स्रोत है बंगाल की खाड़ी। मैं बात करूँ तो जो शीत ऋतु होते हैं जो अक्टूबर के बाद में आते हैं, अक्टूबर से लेकर मतलब ही अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी तक रहती है, क्योंकि सर्दियाँ तो प्रारंभ हो ही जाती है और फरवरी के अंत तक रहती है। सर्दी का प्रभाव पूर्णतः मार्च के पहले सप्ताह में ही समाप्त हो जाता है, मतलब होली से पहले तक बहुत ही ठंडा रहता है और धीरे धीरे फिर गर्मी आने लगती है, ठीक है। और सबसे ठंडा स्थान का बात करें, सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पे होता है, नेतरहाट जो लातेहार में पाया जाता है। 7.5 डिग्री मतलब सेंटीग्रेड से भी कम रहता है। वो सबसे ठंडा महीना का बात करूँ तो वो जनवरी है। अगर मैं और जलवायु का आगे बात करता हूँ तो जलवायु जो उसका जो वर्गीकरण है, क्योंकि छोटा नागपुर का जो जलवायु है वो मौसम वैज्ञानिकों ने इसे 7 भागों में बांटा है। उसी में से एक वैज्ञानिक है अयोध्या प्रसाद ने इन 7 जलवायु क्षेत्रों का वर्णन अपने पुस्तक में भी किया है। जैसे उत्तर उत्तर और उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र, मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र, पूर्वी संथाल परगना मतलब डेल्टाई प्रभाव क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम सागरीय प्रभाव वाला जलवायु क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी वर्षा क्षेत्र, रांची और हजारीबाग पठार का जलवायु क्षेत्र, पाट जलवायु क्षेत्र। अगर मैं इसी में बात करूं कि जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी जलवायु का जो क्षेत्र है उसके बारे में, तो यह जलवायु क्षेत्र चतरा, गढ़वा, पलामू और हजारीबाग जिले सहित गिरिडीह जिले के मध्यवर्ती भाग में होती है।
इन क्षेत्रों में इस जलवायु से ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंडा बन जाती है। देवघर, दुमका और गोड्डा के पश्चिमी भाग में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब पाले की स्थिति पैदा हो जाती है और वर्षा अपेक्षाकृत कम हो जाती है। अगर मैं दूसरा बात करूं मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र, तो इस क्षेत्रों में वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। तेज हवाओं का आगमन होने से लू तथा तेज आंधी भी इस क्षेत्र में यदा कदा चलती रहती है, लेकिन इसका प्रभाव अधिक नहीं होता। इसमें हजारीबाग, बोकारो, धनबाद शामिल है। अब मैं तीसरा का बात करूँ तो पूर्वी संथाल जलवायु क्षेत्र। इस क्षेत्र में सबसे अधिक मतलब सापेक्षिक जो ह्यूमिडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होता है, आर्द्रता, क्योंकि यहाँ जो औसतन वर्षा है, एवरेज जो बारिश होती है 60 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। और जो साहेबगंज, जो राजमहल की पहाड़ी है, वो उष्ण पश्चिमी वायु और बंगाल की खाड़ी की आर्द्र वायु के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाती है, इसलिए गर्मियों में ये अधिक वर्षा का कारण भी बन जाती है, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र। अगर मैं चौथा बात करूँ सागरीय प्रभाव वाला जलवायु क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में जो औसतन वर्षा है वो 55 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ के जो शीतकाल का जो अवधि होता है, ठंडा का जो, वो यहाँ पे कम होता है। और स्वर्णरेखा घाटी नदी जो जमशेदपुर में, फिर चाईबासा, फिर पंचपरगना के जो समतल मैदानों में इसका विस्तार होता है। और समुद्र के समीपवर्ती होने के कारण यह नॉर्वेस्टर से भी प्रभावित होती है और इसे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी माना जाता है। और अगर मैं पांचवा बात करूं कि दक्षिणी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र उसका कैसा है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी क्षेत्र जिसमें कोयल और शंख नदी है। और इस जलवायु का क्षेत्र, ये मतलब इस जलवायु पूरा विस्तारित क्षेत्र इसी में है, पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी क्षेत्र में। और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र के कारण समुद्री हवाओं का आगमन नहीं हो पाता, इसी कारण यहाँ शुष्कता रहती है। और यह शुष्कता सघन वन क्षेत्रों के कारण गर्मी पैदा करती है। और यहाँ जो वार्षिक वर्षा है जो औसतन 60 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं छठा बात करूँ कि रांची और हजारीबाग जलवायु क्षेत्र, यहाँ गर्मियों में तापमान अधिक रहता है और रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। और यहाँ का जो मानसून है वो आगमन जून के उत्तरार्ध में होता है और तापमान में निरंतर कमी होती रहती है। दिसंबर जनवरी के बीच में ठंडाएँ मतलब बहुत ही ठंडी हो जाता है और ठंडी हवाएं भी चलती है। और 2000 फीट की ऊंचाई के कारण गर्म पश्चिमी मैदानी हवाई क्षेत्र में नहीं आ पाती और यह क्षेत्र लू और आंधी से मुक्त रहता है। अब मैं सातवां और लास्ट बात करूँ जलवायु के बारे में, पाट जलवायु क्षेत्र। यहाँ पे वनों की सघनता, मतलब यहाँ जंगल बहुत पाए जाते हैं और क्षेत्र की ऊंचाई अधिक होने से यहाँ वर्षा भी अधिक होती है और यह मौसम के लिए बहुत ही सुखद है। और इस क्षेत्र में बगडू और नेतरहाट आदि क्षेत्र आते हैं। जो नेतरहाट हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है और सबसे ज़्यादा ठंडा भी रहता है। यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा रहता है नेतरहाट लातेहार में। अगर मैं बात करूँ कि मिट्टी के बारे में, तो झारखंड की मिट्टी को मुख्यतः 6 भागों में बांटते हैं। लाल मिट्टी, अभ्रकीय लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इस प्रकार से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाल मिट्टी के बारे में। तो झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्रों में लगभग 90% मिट्टी पाया जाता है, क्योंकि यह मिट्टी लगभग समूचे मतलब लगभग पूरे झारखंड में ही पाया जाता है। अपवाद है जैसे दामोदर घाटी की जो गोंडवाना चट्टान और राजमहल की जो ऊंची भूमि में यह नहीं पाया जाता है। और यह शुष्क और आर्द्र जलवायु के कारण लौह ऑक्साइड से भरपूर चट्टानों से के टूटने पिसने से बनती है। और इसमें कहीं कहीं खनिजों के अंश होने से इसका रंग पीला हो जाता है। कृषि की दृष्टि से यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है और इसमें अन्न के रूप में बाजरा ही पैदा हो सकता है, क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण से ये रंग में लाल भी होता है, इसलिए इसको लाल मिट्टी भी कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ अभ्रकीय लाल मिट्टी, जो कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा हजारीबाग के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह रेतीली मिट्टी अभ्रक के अंशों से प्रभावित होकर चमकदार होती है। शुष्कता के कारण इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है और नमी के कारण पीला। झारखंड राज्य के अभ्रक की खान वाले क्षेत्र, जैसे वही बताया ना, कोडरमा, झुमरी, तिलैया और हजारीबाग क्षेत्रों में, मांडू, बड़का गाँव में यहाँ अधिक पाया जाता है और कृषि की दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं है। कहीं कहीं इस मिट्टी में कोदो, कुर्मी आदि फसलें भी उगाई जाती है। मैं बात करूँ काली मिट्टी, तो ये काली मिट्टी जो है ये बेसाल्टिक मिट्टी सिलिकन पदार्थों से बना हुआ है। इसमें पोटास, कायोलिन, मैग्नीशियम और लौह ऑक्साइड आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नमी के संपर्क में आते ही यह मिट्टी अपनी ऊपरी परत पर क्ले मिट्टी का निर्माण करती है। यह मिट्टी, तो अब मैं बताऊं कि मिट्टी पाई कहाँ जाती है, राजमहल के क्षेत्रों में पाई जाती है और नमी और आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता के कारण कृषि में उपयोगी होती है। नमी के कारण यह भुरभुरी बन जाती है और यह
चने और धान की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये बेसाल्ट सेलों से बना हुआ होता है, बेसाल्ट चट्टानों से। मैं बात करूँ लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, यह गहरे लाल रंग की इस मिट्टी में हेलो ऑक्साइड के साथ चूना, फास्फोरस और पोटास भी पाया जाता है, लेकिन इसमें हेलो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीज की भरपूर मात्राएं पाई जाती है। इसी कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और इसमें अरहर और अरंड की खेती होती है। अब मैं बात करूँ कि पाई कहाँ जाती है, पाट क्षेत्र राजमहल का पूर्वी भाग तथा पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें लौह अयस्क की प्रधानता होती है और इसे ये कंकरेली भी होती है। मैं बात करूँ कि जलोढ़ मिट्टी, ये साहिबगंज क्षेत्रों में पाई जाती है और पाकुड़ के क्षेत्रों में। यहाँ पे चूना तथा पोटाश से बना हुआ होता है। अब मैं बात करूँ कि जो रेतीली मिट्टी है, और ये दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने और टूटने से बनती है। ये रवेदार होती है और इसका रंग धूसर और पीला होता है जो हल्का लालिमाई लिए रहता है। कृषि के दृष्टि से यह मोटे अनाज के लिए उपयुक्त रहती है। और ये पाई कहाँ जाती है, दामोदर घाटी, पूर्वी हजारीबाग तथा धनबाद के क्षेत्रों में। और अगर मैं इसमें अन्य तथ्य के बाद बात करूँ तो झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है और पीली मिट्टी पलामू के क्षेत्रों में पाई जाती है। धात्विक गुणों वाली मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्रों में पाई जाती है। चमकीली मिट्टी हजारीबाग के क्षेत्रों में पाई जाती है। बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है। मैं बात करता हूँ कृषि के बारे में। झारखंड में कृषि का स्वरूप जीवनदायी है। झारखंड की 75% जनसंख्या कृषि पे संलग्न है, मतलब कृषि पे डिपेंड है। कृषि से ही ग्रामीण क्षेत्रों का यहाँ पे इनकम और आय होता है। कृषि योग्य भूमि, जो झारखंड में कृषि योग्य और कृषि करने लायक जो भूमि है लगभग 47.69% है, लगभग 38 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर। कृषि कार्य में उपयोग भूमि का प्रतिशत की जो लगभग 30 लाख हेक्टेयर है उसमें से लगभग 23% ही भूमि यूज हो पा रहा है। और इसमें कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितने कृषि इसमें लगे हुए हैं, तो 45% कृषि इसमें शामिल है। और झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% बजट जमीन में है। झारखंड के कृषक ऊंचे क्षेत्र को टांड़ तथा निम्न क्षेत्र को दोन कहते हैं। झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें होती है। खरीफ फसल, जो जून और जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है और ये 90% भाग पर उगाया जाता है। ठीक है। और बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। अब मैं बात करूं कि कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं। धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, जूट है, कपास है, तंबाकू है आदि। मैं बात करूं क्योंकि ये खरीफ फसल को हम C3 श्रेणी में रखते हैं। ये जो खरीफ फसल है इसे हम C3 श्रेणी में रखते हैं। इस श्रेणी के पौधे की खासियत होती है कि इनमें जल उपयोग क्षमता एवं प्रकाश संश्लेषण दर दोनों ही अधिक होती है, जबकि प्रकाश श्वसन दर कम होती है। अब मैं बात करूं कि जो रबी फसल है, ये जो रबी फसल है दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को रबी फसल कहते हैं। मतलब अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, वही नवंबर दिसंबर में, और तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है और ये 10% भाग पर ही उगाया जाता है और ये कम तापमान में बोया जाता है। और इसमें बात करूँ कि इसमें कौन से फसल उपजाए जाते हैं, तो गेहूँ है, चना है, तिलहन है, जौ है, मसूर आदि, ये सब इसमें उपजाए जाते हैं। भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी एवं बसंत ऋतु में होती है वो रबी के फसलों को होती है और इसे रबी के फसलों को हम सर्दी के फसलों के रूप में भी जानते हैं और इसे सर्दी फसल भी कहते हैं। और अक्टूबर वह समय होता है जब पूर्व उत्तर में मानसून की शुरुआत और दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी होती है। कि अब मैं बात करूँ कि कौन सी श्रेणी में रखते हैं, तो रबी फसल को हम C4 श्रेणी में रखते हैं। इस श्रेणी के पौधे की खासियत होती है कि इनमें जल उपयोग क्षमता और प्रकाश संश्लेषण दर दोनों ही कम होती है। इस प्रकार इन पौधों में दिन के प्रकाश में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। मैं बात करूं कि जायद की फसलें, इस वर्ग की फसलें में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है और ये मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। अब मैं बात करूं कि इसमें कौन से फल बोए जाते हैं, मतलब कौन से फसल उपजाए जाते हैं जायद फसल में। महुआ हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, खरबूज आदि इसमें उपजाए जाते हैं जायद फसल में। जायद फसल मतलब जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा हो।
जैसे गर्मी के दिनों में ज़्यादा होती है। और मैं प्रमुख बात कर लूँ कौन से मतलब प्रमुख फसलें हैं, मतलब जैसे फसल को भी हम सबसे पहले रखते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय में। जो प्रथम फसल है वो है धान, द्वितीय में है मक्का, तृतीय में है गेहूँ। धान का सबसे बड़ा उत्पादक जिला पश्चिमी सिंहभूम है और उत्पादन क्षमता लगभग 1950 के जी पर हेक्टेयर में, और कुल बोए गए क्षेत्र में 70.8% हिस्से पर धान की खेती की जाती है। अब मैं फसलों के प्रमुख उत्पादक जिले में बात करता हूँ कि जो फसल उपजाए जाते हैं किस जिले में क्या क्या उपजाए जाते हैं। अगर मैं हजारीबाग की बात करूँ तो वहाँ ज्वार, बाजरा और आलू उपजाए जाते हैं। अगर मैं पलामू की बात करूँ तो वहाँ गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन और मक्का उपजाए जाते हैं। जूट की भांति उत्पादित रेशे को सनई और मेस्टा कहते हैं। स्थानांतरण खेती एक आदिम प्रकार की खेती है। अब मैं बात करता हूँ कि जो सिंचाई है, जो यहाँ पे सिंचाई होती है कि झारखंड में किस प्रकार से सिंचाई होती है, तो मैं बात करता हूँ। तो कुल जल संसाधन का सतही मतलब सिंचाई का मतलब होता है कि फसल के लिए उसको इरिगेशन करना, मतलब उसमें अच्छे उसको देखभाल करना, उसको फिर पानी देना समय समय से, उस प्रकार से। तो मैं बात करता हूँ सिंचाई में, तो कुल जल संसाधन का सतही जल द्वारा सिंचाई मतलब 82.7% सिंचाई सतही जल के द्वारा, और कुल जल संसाधन का भूमिगत जल के द्वारा सिंचाई 17.3%, मतलब भूमिगत जल के द्वारा 17.3% जमीन पर सिंचाई किया जाता है। मैं बात करूँ कि कुल सिंचित भूमि कितना है, तो 12.77%। कुल सिंचित भूमि का सतही जल द्वारा मतलब जो सिंचित भूमि हुआ है उसमें से कितना सतही जल के द्वारा किया गया सिंचाई है, वो है 58.3%। अब एक बात करें कि जो कुल सिंचित भूमि है जो उसमें से भूमिगत जल द्वारा कितना सिंचाई किया गया, तो 41.7% किया गया है। सिंचाई के सबसे अधिक आवश्यकता वाले जिले हैं, मतलब सिंचाई के सबसे ज़्यादा जरूरी मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी कौन से क्षेत्र है, जैसे दुमका है, गोड्डा है, गुमला है, साहिबगंज है। ये सब में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उपलब्ध सिंचाई की सुविधा 11% भूमि को ही है झारखंड के। अगर मैं बात करूँ कि जो सिंचाई के जो साधन है उसका कितने प्रतिशत उपयोग में लाए जा रहे हैं, किस प्रकार के साधन से, और कौन से ज़िले ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अगर मैं कुआँ से बात करूँ कि जो कुआँ से जो सिंचाई किया जा रहा है वो 30% किया जा रहा है, और कौन से क्षेत्र में ज़्यादा किया जा रहा है, तो वो गुमला और गिरिडीह ज़िले में। और तालाब के द्वारा जो सिंचाई हो रहा है, भूमि सिंचाई हो रहा है, वो 19% हो रहा है, और किस ज़िले में ज़्यादा हो रहा है, वो देवघर में हो रहा है। अगर मैं नहर की बात करूँ तो नहर के द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई किया जा रहा है, तो 18% भूमि पर सिंचाई किया जा रहा है, जो सिंहभूम और सरायकेला जिला में है, ज़्यादा होता है। अगर मैं नलकूप की बात करूँ तो 8% भूमि ही सिंचित हो रहा है इससे, और ये ज़्यादा लोहरदगा, और अन्य जो 25% है वो अन्य क्षेत्र में। और जो बृहद सिंचाई परियोजना, और इसी में मैं कुछ सिंचाई से ही रिलेटेड एक परियोजना प्रोजेक्ट है, जो मतलब जो बृहद मतलब विशाल बिग, जो बृहद सिंचाई परियोजना है वो 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से ही अधिक है। और कुल बृहद सिंचाई परियोजना 8 है, और मध्यम सिंचाई परियोजना 886 है। मैं थोड़ा सा सिंचाई परियोजना के बारे में बात कर लूँ तो जो स्वर्णरेखा परियोजना है उससे जो सिंचाई किया जा रहा है वो सिंहभूम जिले में किया जा रहा है। कोनार बराज परियोजना से जो सिंचाई किया जा रहा है बोकारो हजारीबाग क्षेत्र में किया जा रहा है। उत्तरी कोयल परियोजना के द्वारा पलामू क्षेत्र में किया जा रहा है। गुमाशय जलाशय परियोजना के द्वारा जो सिंचाई किया जा रहा है दुमका क्षेत्र में किया जा रहा है। पुनासी जलाशय परियोजना के तहत जो सिंचाई किया जा रहा है वो भी दुमका जिला क्षेत्र में किया जा रहा है। औरंगा जलाशय परियोजना के तहत वो भी पलामू क्षेत्र में किया जा रहा है। और अजय बराज परियोजना के तहत देवघर और दुमका क्षेत्र में किया जा रहा है। कांची बृहद सिंचाई परियोजना क्षेत्र है जो रांची क्षेत्र में किया जा रहा है। अगर मैं कुछ बात कर लेता हूँ कि नोट में कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, क्योंकि भारत में अभी तक 12वीं मतलब 12 टाइम्स 5वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया है। तो पंचवर्षीय योजना में तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें स्वर्णरेखा परियोजना, कोनार बराज परियोजना तथा उत्तरी कोयल परियोजना का स्टार्ट किया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गुमानी जलाशय परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना तथा औरंगा जलाशय परियोजना का शुरुआत किया गया था। दोस्तों आज यहीं तक, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि जो झारखंड में जो नदियां हैं किस क्षेत्र से निकलती है, किस क्षेत्र में मुहाना करती है, और उससे बहुत सारे रिलेटेड तथ्य मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर दोस्तों और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।